और कल्पना कीजिए कि देश के एक हिस्से में आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वहाँ जनसांख्यिकी और मतलब जीव विज्ञान के जो सारे स्वाभाविक नियम होते हैं ना, वो फेल होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और जबकि देखिए उसी देश के दूसरे हिस्से में आबादी पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है। ये कोई भविष्य की किसी डिस्टोपियन किताब की कहानी नहीं है। जी, ये आज के भारत की जमीनी हकीकत है। बिल्कुल। तो इस नए गहन अध्ययन में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम उन फाइलों, रिसर्च पेपर्स और लेखों के पन्ने पलटेंगे जो भारत के सीमावर्ती राज्यों में मतलब टिक टिक कर रहे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कहते हैं। हाँ, एक ऐसा बदलाव जो बहुत कुछ बदल रहा है। आज का हमारा विषय है इंडियाज शिफ्टिंग डेमोग्राफिक्स, द लूमिंग नेशनल चैलेंज, यानी भारत की बदलती जनसांख्यिकी। और आगे बढ़ने से पहले ना एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, वो जो डिस्क्लेमर हम हमेशा देते हैं। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है, उसमें राजनीति, धर्म, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं के बेहद तीखे और परस्पर विरोधी तर्क शामिल हैं। हम्म। और हमारा काम यहाँ जज बनकर कोई फैसला सुनाना तो है नहीं। जी नहीं, नहीं हम किसी एक पक्ष की तरफदारी कर रहे हैं। हम सिर्फ एक जिज्ञासु सीखने वाले के नजरिए से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दोनों पक्ष कह क्या रहे हैं। सही बात है। हम बस निष्पक्ष भाव से जानकारी सामने रख रहे हैं। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। जी, शुरुआत करते हैं। इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही कड़ा और विवादास्पद बयान है, मतलब जिसने इस शांत सी दिखने वाली बहस में एक तरह से चिंगारी लगा दी है। आप उस टाइम बॉम्ब वाले बयान की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल वही। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल RN रवि ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर में दिए गए अपने भाषण में इसी शब्द का इस्तेमाल किया था, टाइम बॉम्ब। उन्होंने असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वांचल के इलाकों में हो रहे जनसंख्या परिवर्तन को सीधे तौर पर राष्ट्रीय एकता के लिए एक टाइम बॉम्ब कहा है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और उनका सवाल था कि अगर इस बदलाव को यूं ही नजरअंदाज किया गया तो क्या अगले 50 सालों में ये देश के लिए विभाजनकारी साबित नहीं होगा? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इस टाइम बॉम्ब वाले बयान की गहराई को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखना होगा। ये कोई नई बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो रातों रात हुई हो। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट करती है कि ये समस्या 1979 के दौर में ही काफी प्रखर रूप से सामने आ गई थी। जब वो असम आंदोलन शुरू हुआ था? हाँ, ठीक उसी समय। लेकिन इसकी असली जड़ें तो और भी पुरानी है। ये सीधे नेहरू काल में जो पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है। जी, वहां से आए शरणार्थियों की पुनर्वास की जो नीतियां थीं, उनसे जुड़ी हैं। और देखिए, 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तो जो सीमाएं खींची गईं, वो तो बस नक्शे पर खींची गई भौगोलिक रेखाएं थीं। कागजी लकीरें। बिल्कुल। वे लोगों के दिलों, उनकी भाषा और संस्कृति के बीच कोई ठोस दीवार खड़ी नहीं कर पाई। लेकिन एक मिनट, दुनिया भर में सीमाएं तो कागज या नक्शे पर ही खिंचती है ना? हाँ, वो तो है। भारत और पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा, यानी जो पंजाब और राजस्थान की तरफ है, वहां भी तो ऐसी लकीर खींची गई थी। वहां तो हमें दशकों तक ऐसा निरंतर अनियंत्रित जनसांख्यिकीय बदलाव देखने को नहीं मिला। सही सवाल है। तो फिर इस पूर्वी सीमा में ऐसा क्या अलग था कि वहां से लोगों का आना एक सतत प्रक्रिया बन गया? ये बहुत ही शानदार सवाल है। बात दरअसल ये है कि पश्चिमी सीमा के मुकाबले पूर्वी सीमा का जो भूगोल और जो सामाजिक ताना बाना है, वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, भूगोल कैसे? देखिए, बंगाल और असम की सीमाएं नदियों, घने जंगलों और दलदली इलाकों से होकर गुजरती हैं। वहाँ तारबंदी करना बेहद मुश्किल है। ओह, तो कोई प्राकृतिक रुकावट नहीं है वहां? जी, और इसके अलावा 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ, तो लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आए। हाँ, वो तो इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और युद्ध खत्म होने के बाद उनमें से कई वापस नहीं गए। एक बहुत बड़ा मानवीय संकट धीरे धीरे एक स्थायी बसावट में बदल गया। समझ रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि सीमा के दोनों तरफ एक जैसी भाषा बोलने वाले और एक जैसी वेशभूषा वाले लोग रहते थे। तो पहचानना मुश्किल हो गया होगा। वही तो, इसलिए नए आने वालों का स्थानीय आबादी में घुल मिल जाना बहुत आसान था। और ये एक ऐसी प्रक्रिया बन गई जो 1971 के बाद भी कभी रुकी नहीं। मुझे तो ये बिल्कुल उस पुरानी इमारत वाली बात लगती है। कैसी पुरानी इमारत?
मतलब कल्पना कीजिए कि एक बहुत पुरानी इमारत है और उसकी नींव दशकों से बहुत धीमी गति से खिसक रही है। अच्छा, हाँ। रोजमर्रा में आपको ये बदलाव नहीं दिखता। आप रोज सीढ़ियां चढ़ते हैं, उतरते हैं, लेकिन एक दिन अचानक दरवाजे बंद होना बंद हो जाते हैं। क्योंकि ढांचा टेढ़ा हो चुका होता है। बिल्कुल। क्या भारत के सीमावर्ती राज्यों में भी ऐसा ही हुआ कि बदलाव इतना धीमा था कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? ठीक यही बात आर.एन. रवि अपने बयान में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक साइलेंट शिफ्ट है जो हर दिन नहीं दिखता, लेकिन दशकों बाद जब आप मुड़कर देखते हैं तो पूरी तस्वीर बदल चुकी होती है। पर ये टाइम बम और साइलेंट शिफ्ट वाली बातें सुनने में तो बहुत डरावनी और नाटकीय लगती हैं। हाँ, शब्द तो कड़े हैं। तो क्या जमीन पर वाकई ऐसे कोई पुख्ता आंकड़े हैं जो इस दावे की पुष्टि करते हैं, या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? नहीं, आंकड़े तो हैं और स्रोत सामग्री में बहुत विस्तार से दिए गए हैं। चलिए स्रोत में दिए गए डेटा का रुख करते हैं, और मैं बता दूं, असम के जो आंकड़े लेख में दिए गए हैं वे सच में हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल, वो चौंकाते हैं। देखिए, 1951 की पहली जनगणना में असम में मुस्लिम आबादी 22.6% थी। हाँ, फिर ये 2011 की जनगणना में बढ़कर 34.2% हो गई। यानी 60 वर्षों में लगभग 12% की छलांग। हाँ, और अनुमान ये है कि अगली जनगणना में ये 40% का आंकड़ा पार कर जाएगी। और सिर्फ कुल प्रतिशत ही नहीं, वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट का जो अंतर है वो इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। वो कैसे? लेख के मुताबिक 1961 से 2011 के बीच, मतलब इन 50 सालों में पूरे भारत में मुस्लिम जनसंख्या की राष्ट्रीय वृद्धि दर 94.38% थी। ठीक है, लगभग 194। लेकिन अगर हम सिर्फ असम की बात करें तो वहां इसी समुदाय की वृद्धि दर 286.16% रही। एक मिनट, यहां से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा इस गणित को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, गणित थोड़ा अजीब है। एक राज्य की वृद्धि दर उसी समुदाय के राष्ट्रीय औसत से लगभग 100 अंक या 1.5 गुना ज्यादा कैसे हो सकती है? यही तो पेच है। क्या इसे हम सिर्फ गरीबी, शिक्षा की कमी या उच्च प्राकृतिक जनदर का नाम देकर खारिज कर सकते हैं? सांख्यिकी और जीव विज्ञान के सामान्य नियम तो इस इतने बड़े अंतर की गवाही नहीं देते। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। प्राकृतिक जन्म दर, जिसे हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, वो कभी भी इतने थोक भाव में इस तरह के विशाल अंतर को स्पष्ट नहीं कर सकते। तो फिर वजह क्या है? स्रोत सामग्री में विशेषज्ञों का साफ मानना है कि इस असामान्यता का मुख्य कारण प्राकृतिक जनन नहीं है। तो क्या है? बल्कि बांग्लादेश से होने वाली अवैध और अनियंत्रित घुसपैठ है। अच्छा। और देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा का एक बहुत ही सीधा और चौंकाने वाला दावा इस लेख में शामिल है। उन्होंने क्या कहा? उनके अनुसार असम की कुल मुस्लिम आबादी में जो मूल असमिया मुसलमान हैं, जिनकी जड़ें सदियों से असम में, जी, वे केवल 3% हैं। सिर्फ 3%? बाप रे। हाँ, बाकी की जो विशाल आबादी है उसके बारे में उनका दावा है कि वे बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, और इस शिफ्ट का असर वहां के जिलों के नक्शे पर साफ दिख रहा है। वो कैसे? 2001 में असम में मुस्लिम बहुल जिले 6 थे, जो 2011 में बढ़कर 11 हो गए। लगभग 2 गुने। और अगर हम असम से निकलकर पश्चिम बंगाल की तरफ जाएं तो वहां का डेटा भी एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। जी, बंगाल के आंकड़े भी कम दिलचस्प नहीं है। 2001 में वहां मुस्लिम आबादी 25.2% थी, जो 2011 में 26.94% हो गई। ऊपर से देखने पर तो ये सिर्फ 1-1.5% की वृद्धि लगती है। बिल्कुल, पहली नजर में ये सामान्य लगता है, लेकिन जब हम जिलेवार आंकड़े देखते हैं तब तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, मुर्शिदाबाद और मालदा का उदाहरण है। सही कहा। मुर्शिदाबाद जिले में ये आंकड़ा 69.5% है और मालदा में 53.3%। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिज्म काम कर रहा है, जिसे समझे बिना हम इस बदलाव को पूरी तरह नहीं समझ सकते। कौन सा मैकेनिज्म? लेख बताता है कि बंगाल के 8 सीमावर्ती जिलों में हर दशक में हिंदू आबादी में औसतन 3% की कमी आ रही है। कमी आ रही है? पर आबादी तो आमतौर पे बढ़ती है ना? हाँ। तो ये कमी कैसे आती है? जनसांख्यिकी में इसे अक्सर डेमोग्राफिक फ्लाइट कहा जाता है। डेमोग्राफिक फ्लाइट? हाँ, जब किसी एक क्षेत्र में बाहर से आए लोगों के कारण
किसी एक समुदाय की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है तो स्थानीय संसाधनों पर, जैसे कि रोजगार, जमीन, व्यापार, बिल्कुल, इन सब पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। ऐसे में जो मूल अल्पसंख्यक रह जाते हैं वे आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा के कारण उन जिलों से पलायन कर जाते हैं। ओह, तो वो अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं। जी इसके अलावा लेख में उड़ीसा और झारखंड का भी जिक्र है। हाँ, वहाँ के आंकड़े तो और भी ज्यादा हैं। उड़ीसा में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 323.40% और झारखंड में 340.35% दर्ज की गई है। 340%? हाँ, मतलब जब मैंने पहली बार ये आंकड़े पढ़े तो मुझे लगा कि शायद छपाई में कोई गलती है। स्वाभाविक है। राष्ट्रीय औसत से 3-3.5 गुना ज्यादा वृद्धि। अब जब आंकड़े इतने स्पष्ट हैं कि कोई भी, मतलब कोई आम इंसान या समाजशास्त्री इस असामान्य वृद्धि को देख सकता है, तो फिर इतने दशकों तक इस पर कोई ठोस नीतिगत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यहीं से ये पूरी चर्चा जनसांख्यिकी की दुनिया से निकलकर नीति, नियत और राजनीति के अखाड़े में प्रवेश कर जाती है। हाँ, राजनीति के बिना तो ये कहानी अधूरी है। यहाँ सबसे ध्यान खींचने वाली बात यह है कि कैसे एक ही सांख्यिकीय डेटा को देखने के दो बिल्कुल विपरीत नजरिए हमारे समाज और राजनीति में मौजूद हैं। मतलब जो वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं का टकराव है। जी, एक पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व के खतरे के चश्मे से देखता है तो दूसरा पक्ष इसे केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण और नफरत फैलाने के हथियार के रूप में परिभाषित करता है। अगर राजनीतिक आरोपों की बात करें तो लेख में एक बहुत ही गंभीर आरोप का जिक्र है। दीपक कुमार घोष वाला आरोप। हाँ, कोलकाता के पूर्व नौकरशाह और तृणमूल कांग्रेस के सह संस्थापक दीपक कुमार घोष ने पश्चिम बंगाल में 34 साल तक राज करने वाली वाम मोर्चा सरकार पर सीधा हमला किया है। उन्होंने क्या कहा? उनका आरोप है कि वाम दलों ने अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए इन घुसपैठियों को न केवल शरण दी बल्कि उन्हें मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज भी दिलाए। ये आरोप तो बहुत ही संगीन है। बिल्कुल। रुकिए, मतलब आप कह रहे हैं कि एक पूरी की पूरी राज्य सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया ताकि विदेशी नागरिकों को रातों रात भारत का वोटर बनाया जा सके? आरोप तो यही है। क्या हमारे पास जो लेख या स्रोत हैं उनमें इस प्रक्रिया के काम करने का कोई ठोस सबूत दिया गया है या यह सिर्फ एक राजनेता की दूसरे राजनेताओं पर फेंकी गई कीचड़ है? देखिए, स्रोत सामग्री इस बात को बहुत विस्तार से तो नहीं समझाती, लेकिन आरोप का आधार यही है कि निचले स्तर पर स्थानीय प्रशासन, पंचायत और राशन सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप था कि किसी को भी कागज मिल सकते थे। हाँ, किसी बाहरी व्यक्ति को व्यवस्था का हिस्सा बनाना बहुत आसान था। और दीपक कुमार घोष का आरोप यही नहीं रुकता। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि जब बाद में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई तो उन्होंने भी इस नीति को जारी रखा और घुसपैठियों को बाकायदा सत्ता तंत्र में भी जगह दे दी। ये तो एक पक्ष की बात हुई। वहीं अगर हम विचारधारा के दूसरे छोर पर जाएं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और असमिया साहित्य सभा जैसे संगठन वे इस पूरे मुद्दे को एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके लिए ये सिर्फ चुनाव जीतने का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। दक्षिणपंथी और सांस्कृतिक संगठनों का तर्क है कि ये एक डेमोग्राफिक इन्वेजन है। डेमोग्राफिक इन्वेजन मतलब जनसंख्या की आक्रमण? जी, उनके अनुसार ये सिर्फ कुछ गरीब लोगों का रोजगार की तलाश में सीमा पार करके आना नहीं है, बल्कि ये असमिया संस्कृति, स्थानीय अस्मिता और अंततः भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सीधा प्रहार है। वो इसे खतरे के रूप में देखते हैं। हाँ, उनका मानना है कि इस बदलाव से देश का सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से बिखर जाएगा। नृपेंद्र मिश्र जैसे इतिहासकार और पांचजन्य जैसी पत्रिकाओं ने अपने अध्ययनों में इसी खतरे को रेखांकित किया है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, जैसा कि हमने शुरू में कहा था। बिल्कुल। अगर हम वामपंथी विचारकों, उदारवादी बुद्धिजीवियों और अल्पसंख्यक संगठनों की बात सुने, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमायत उलेमाए हिंद, तो उनका नजरिया 180 डिग्री अलग है। वो इस बारे में क्या सोचते हैं? उनका तर्क है कि ये सारे आंकड़े और ये टाइम बॉम्ब जैसी शब्दावली दरअसल बहुसंख्यक समुदाय के मन में डर पैदा करने की एक साजिश है। हाँ, उनका स्पष्ट तर्क है कि घुसपैठ की समस्या को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि देश के मूल मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैलाई जा सके। बिल्कुल। उनका मानना है कि राजनीतिक दल
अपनी आर्थिक और प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए इस वोट बैंक की राजनीति वाले आरोप को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसे असल समस्या नहीं मानते। जी, वे इसे केवल ध्रुवीकरण का टूल मानते हैं, न कि कोई राष्ट्रीय संकट। तो मतलब श्रोताओं के लिए तय करना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा पक्ष सही है। एक तरफ डेटा से उपजती राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है, तो दूसरी तरफ उसी डेटा का राजनीतिकरण किए जाने का डर। और यही इस मुद्दे की सबसे बड़ी जटिलता है। हाँ, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, हमारा मकसद सिर्फ इन सभी दृष्टिकोणों को समझना है। अब देखिए, इस पूरी चर्चा में एक और आयाम है। कौन सा आयाम? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या घुसपैठ से जुड़ा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से देश के भीतर का मामला है। आप पूर्वांचल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, यह है पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश और बिहार का मुद्दा। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ कारण बाहरी नहीं, पूरी तरह से आंतरिक है। यहाँ मुद्दा कुल प्रजनन क्षमता दर या टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे हम TFR कहते हैं, उसका है, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। बिल्कुल। भारत के उत्तरी और पूर्वी राज्यों, खासकर यूपी बिहार में यह दर अभी भी कई जगहों पर 4 के आसपास है। यानी औसतन एक महिला 4 बच्चों को जन्म दे रही है। जी, जबकि अगर आप दक्षिण भारत जैसे केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश की तरफ देखें तो वहां यह दर 2.1 या उससे भी नीचे आ चुकी है, जिसे जनसंख्या विज्ञान में रिप्लेसमेंट लेवल या स्थिर स्तर माना जाता है। सही कहा। चलिए इसे एक आसान उपमा से समझते हैं। मान लीजिए ये देश एक बहुत बड़ा घर है। ठीक है। इस घर के एक कमरे यानी दक्षिण भारत में रहने वालों ने तय किया कि वे परिवार छोटा रखेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और संसाधन बचाएंगे। उनकी संख्या स्थिर हो गई। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी घर के दूसरे बड़े कमरे यानी उत्तर भारत में आबादी लगातार और तेजी से बढ़ रही है। हाँ। अब देश का जो कुल बजट है, जो टैक्स का पैसा है या जो राशन है, जब उसके बंटने की बारी आएगी तो जाहिर सी बात है कि उस कमरे में ज्यादा राशन भेजना पड़ेगा जहां लोग ज्यादा हैं। और यही वो बिंदु है जहां से एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय तनाव पैदा होता है। पैसों और संसाधनों को लेकर? सिर्फ पैसों को लेकर नहीं। जब हम इन चीजों को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ राशन या बजट का बंटवारा नहीं, ये राजनीतिक सत्ता का भी बंटवारा है। ओह, राजनीति फिर से? जी, इसे परिसीमन या डिलिमिटेशंस की प्रक्रिया से समझा जा सकता है। वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन भविष्य में जब भी नई जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा तो अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों की लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस दक्षिण भारत ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया, उसे उसकी सजा मिलेगी? एक तरह से हाँ, क्योंकि संसद में उनकी आवाज और उनका राजनीतिक वजन घट जाएगा, जबकि उत्तर भारत का दबदबा और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और ये क्षेत्रीय असंतुलन देश की राजनीति को जड़ से हिला देने की क्षमता रखता है। दक्षिण को लगेगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, दक्षिण के राज्यों को लगेगा कि वे टैक्स ज्यादा देते हैं, लेकिन सत्ता और संसाधन आबादी के आधार पर उत्तर को मिल जाते हैं। ये एक ऐसा आंतरिक डेमोग्राफिक शिफ्ट है जो बिना किसी घुसपैठ के ही देश के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को बदल रहा है। बाप रे! तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? हम इतने सारे आंकड़े, परिसीमन, घुसपैठ और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक आम इंसान जो रोज सुबह उठकर काम पर जाता है, उसके लिए जानकारी क्यों मायने रखती है? मतलब जनसांख्यिकी बदलने से उसकी असल जिंदगी पर क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, बहुत गहरा फर्क पड़ता है। कैसे? जब किसी एक क्षेत्र या जिले की जनसांख्यिकी रातों रात या 1-2 दशकों में तेजी से बदलती है तो सबसे पहला असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर होता है। नौकरियों पर? बिल्कुल। बाहर से आए लोग अक्सर बहुत कम दिहाड़ी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें काम चाहिए होता है। इससे स्थानीय मंडियों में रोजगार की भयंकर प्रतिस्पर्धा पैदा होती है और मजदूरों की जो आय है वो गिर जाती है। और शायद यही कारण है कि स्थानीय आबादी में एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है। सिर्फ आर्थिक असुरक्षा ही नहीं, सत्ता का संतुलन भी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। वो कैसे? जनसांख्यिकी बदलने का मतलब है वोटरों का अनुपात बदलना। जो समुदाय कल तक बहुमत में था वो अचानक देखता है कि ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक उनके नुमाइंदे बदल गए हैं। ओह, तो उनके पास जो पावर थी वो छिन जाती है। जी, संसाधनों पर,
चाहे वो सरकारी टेंडर हो, जमीन का आवंटन हो या शिक्षा के अवसर हो, किसका हक होगा, ये सब उस नई जनसांख्यिकी के हिसाब से तय होने लगता है। तो ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। असम और बंगाल में पीढ़ियों से रह रहे लोगों को लगता है कि उनकी अपनी ही जमीन पर उनकी भाषा और संस्कृति हाशिए पर जा रही है। इसी बात से मुझे वापस आर.एन. रवि के उस बयान की याद आती है। उन्होंने जो 50 साल वाला सवाल उठाया था वो वाकई बहुत चुभने वाला है। जी बिल्कुल। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया के किसी हिस्से में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं, वहां अक्सर देशों की सीमाओं को फिर से खींचा गया है या बड़े सामाजिक टकराव हुए हैं। उन्होंने जो टाइम बॉम्ब का जिक्र किया, उसका असल अर्थ यही है कि ये समस्या आज हमें भले ही केवल कुछ चुनावी रैलियों का मुद्दा लगे, जो कि अक्सर लगता है। हाँ, लेकिन इसके परिणाम कई दशकों बाद एक झटके में सामने आ सकते हैं। इस जनसांख्यिकीय असंतुलन का समाधान खोजे बिना न तो उन सीमावर्ती राज्यों का भला हो सकता है और न ही समग्र रूप से पूरे देश का। सही कहा। तो आज के इस गहन अध्ययन को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि जनसांख्यिकीय सिर्फ जनगणना के उबाऊ आंकड़े नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इतिहास की गलतियों, भौगोलिक सीमाओं की कमजोरियों, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और वोट बैंक की मजबूरियों से बुना हुआ एक बेहद जटिल जाल है। दोनों पक्षों की दलीलों को समझने के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है और इसका सीधा जुड़ाव भारत के भविष्य और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से है। और श्रोताओं को ये समझना होगा कि इस विषय पर आगे का जो विमर्श है वो केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों और दूरदर्शी नीतियों पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम आपको सोचने के लिए एक ऐसा नया विचार देना चाहते हैं जो स्रोत सामग्री के इस राजनीतिक विमर्श को एक बिल्कुल नए और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक चश्मे से देखने पर मजबूर कर देगा। हाँ, आज हमने इतिहास, राजनीति और धर्म के आधार पर सीमाओं के पार होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों की बात की, लेकिन जरा भविष्य की ओर देखिए। क्लाइमेट चेंज की तरफ। जी, आने वाले कुछ ही दशकों में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का जल स्तर और तेजी से बढ़ेगा। और इसका सीधा असर पड़ोसियों पर पड़ेगा। बिल्कुल। जब बांग्लादेश के निचले इलाके पानी में डूबने लगेंगे तो वहां से होने वाला पलायन आज की तुलना में कई गुना ज्यादा बेकाबू हो जाएगा। बाप रे, वो तो एक बहुत बड़ी आपदा होगी। तब क्या ये टाइम बॉम्ब सिर्फ राजनीति, धर्म या वोट बैंक की सीमाओं को लांघकर एक इतने विशाल मानवीय और भौगोलिक संकट में नहीं बदल जाएगा जिसे संभालना किसी भी सरकार या सेना के बस की बात नहीं होगी? सोचने वाली बात है। जब प्राकृतिक आपदा लोगों को सीमा पार करने पर मजबूर करेगी, तब क्या ये सारी राजनीतिक बहसें बेमानी नहीं हो जाएंगी? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सभी को खुद से बहुत ही शांत दिमाग से विचार करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो आज के इस जटिल और गंभीर विषय को हमारे साथ समझने की कोशिश करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा की तरह उन पन्नों और फाइलों के बीच से आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले गहन अध्ययन में। धन्यवाद।